हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट में एडीजी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये 50 क्वेश्चंस जो भी बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की और एलटी ग्रेड की या डी ट्रिपल एस बी और हायर की तैयारी कर रहे हैं या आर्ट रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये यूजफुल रहेगा। इस पे मैंने एक प्रैक्टिस सेट की तरह इसको तैयार किया है। आप मेरे साथ ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मैं 4 ऑप्शन दूंगी और आप अपना आंसर लिख सकते हैं और उसको बाद में मैच भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नेम द चर्च वेयर लियोनार्डो दा विंचीज फेमस फ्रेस्को द लास्ट सपर इज पेंटेड। उस चर्च का नाम बताइए जहां लियोनार्डो दा विंची के प्रसिद्ध फ्रेस्को लास्ट सपर को चित्रित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सांता मारिया डेल ग्रेस। सेकंड ऑप्शन है हमारा कैथेड्रल नोत्रे डोम पेरिस। सी थर्ड नंबर का है सेंटे चैपल और फोर्थ है द अमेरिकन कैथेड्रल। ठीक है। लास्ट सपर बहुत ही फेमस लियोनार्डो दा विंची का एक फ्रेस्को है म्यूरल और इसके लिए पूछा गया है कि ये किस चर्च में है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे अब तैयारी करते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी की, तो उनको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे टीजीटी में तो वेस्टर्न आर्ट नहीं आता है, बट पीजीटी में वेस्टर्न आर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या हायर की बात करें या डी ट्रिपल एस बी या एलटी के जो एग्जाम है, उत्तराखंड एलटी का भी एग्जाम आने वाला है। पहले पोस्टपोन हो गया था, अब मे बी वो आगे होगा भी। तो उन सब में भी वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको वेस्टर्न आर्ट में पेंटिंग्स तो पढ़नी है, कौन सी पेंटिंग, कौन सा म्यूरल, कौन सा स्कल्पचर, ये तो पढ़ना है आर्टिस्ट के साथ साथ ही साथ उसके डिटेल में भी पढ़ना जरूरी है। जैसे अब यहाँ पे पूछा है लास्ट सपर है, और लास्ट सपर किस चर्च में है। मोस्टली लोगों को पता होता है लास्ट सपर विंची का है या फ्रेस्को है या म्यूरल है, तो ये सारी चीजें तो पता होती हैं, बट कुछ और डिटेल भी होता है जो उसके आसपास से रिलेटेड होता है, तो हमें वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पे आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो आप अपना मैच कर सकते हैं आंसर। यहाँ फर्स्ट नंबर का आंसर यहाँ सही होगा हमारा सांता मैरिया डेल ग्रेस। ठीक है, यहाँ पे ही है ये 1490 में बनाया था, म्यूरल पेंटिंग है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लियोनार्डो दा विंची का। और कई बार ये क्वेश्चंस लास्ट सपर के लिए पूछा गया है कि ये फ्रेस्को है, किसने बनाया है, इस टाइप से क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नियो क्लासिज्म के मुख्य विषय हैं। नियो क्लासिज्म, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वेस्टर्न आर्ट्स का है ये भी। ग्रीक पुराणों रोमन कथाओं से संबंधित, प्रकृति चित्रण, मानव आकृति या अलंकरण। ठीक है, ये आपको अपना आंसर आपने लगा लिया होगा, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे ग्रीक पुराणों और रोमन कथाओं से संबंधित। नियो क्लासिज्म के बारे में आपको 2-3 चीजें बता दूं यहीं पे कि नियो क्लासिज्म में क्या था कि इस पीरियड में जो आर्टिस्ट था वो पुराने आदर्शों जैसे रोमन और ग्रीक का जो काम था उससे प्रेरित होके मतलब चित्र बनाता था और उसी पृष्ठभूमि का भी यूज करता था। मोस्टली आदर्शवादी आकृतियों का को मुख्य प्रधानता दी जाती थी। इसमें जो फेमस आर्टिस्ट थे वो हमारे जैक्वेस लुइस डेविड थे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं नियो क्लासिज्म की, ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। मेन ये है कि इसमें ग्रीक पुराणों और रोमन कथाओं से संबंधित विषय ही चुने जाते थे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 3 भाइयों की गुफा है। देखिए ये प्री हिस्टोरिक केव से क्वेश्चन है। यूरोप जो यूरोप की प्री हिस्टोरिक केव है वहां से क्वेश्चन है। नियाओ की गुफाएं, अल्तामिरा की गुफाएं, ला कम्बारेली की गुफाएं या त्रायफेयर्स की गुफाएं। ठीक है, तो आप अपना आंसर यहाँ पे लगा लीजिए और राइट आंसर मैच कर लीजिए। राइट आंसर है हमारा त्रायफेयर्स की गुफाएं। त्रायफेयर्स की गुफाओं को ही हम 3 भाइयों की गुफा भी कहते हैं। यूरोप की जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है वहां की जो गुफाएं हैं, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंदर ही ये त्रायफेयर्स की गुफा भी आती है और ये 6 गुफाएं बहुत फेमस है, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ये गुफा जो है हमारी त्रायफेयर्स फ्रांस में स्थित है और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि इसकी जो खोज की थी वो हेनरी बेंगवे और उसके 3 पुत्रों ने की थी।
इसलिए इसका नाम रखा गया है तीन भाइयों की गुफा। ठीक है, तो ऐसे घुमा के क्वेश्चंस आते रहते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? चार्जिंग बाइसन कहाँ अंकित है? फर्स्ट नंबर है अल्तामिरा, सेकंड है एबू, थर्ड है कोवालानाच और फोर्थ है हमारा ला पिलेता। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए और मैच कर लीजिए। इसका राइट आंसर है हमारा अल्तामिरा। अल्तामिरा में है आक्रामक महिष। और अल्तामिरा की गुफाओं के बारे में एक चीज और बता देते हैं कि अल्तामिरा की गुफाएं यूरोप का जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध भी रही हैं। ठीक है, इन गुफाओं मतलब ये जो गुफाएं हैं स्पेन में है और यहाँ मतलब इस गुफा को एक तरीके से सिस्टाइन चैपल भी, मतलब यूरोपियन प्री हिस्टोरिक टाइम का सिस्टाइन चैपल भी बोलते हैं। सिस्टाइन चैपल क्यों बोलते हैं? उस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अधिकांशतः चित्र प्राप्त हुए हैं वो गुफाओं की जो सीलिंग है, ऊपर की छत है, उस पे पाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ एक चीजें हैं इसके लिए भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हॉल ऑफ बुल। हॉल ऑफ बुल कहाँ है? हॉल ऑफ बुल कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे है लास्को, सेकंड पे है अल्तामिरा, थर्ड पे है ला कंबारेली और फोर्थ पे है हमारा लॉजन। ठीक है, तो हॉल ऑफ बुल कहाँ पे है हमारा? हॉल ऑफ बुल है हमारा लास्को में। ठीक है, लास्को की गुफाओं में है, फ्रांस की गुफाओं में। ये भी बहुत फेमस है लास्को की गुफाएं। ठीक है, इसकी खोज ब्रुइल ने की थी। इसमें जो चित्र है वो मतलब बहुत ज्यादा चमकदार और सुरक्षित है अभी तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है। मैमथ के शरीर के मध्य में लाल रंग का पान के आकार का बिंदु मिला है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का है पिंडाल, सेकंड नंबर है कोवालानाच, थर्ड है लापिलेता और फोर्थ है हमारा निसीमी। ठीक है, तो ये मैमथ के शरीर के मध्य में हमें मिला है पिंडाल नामक गुफा में। 7th नंबर पे चलते हैं हम। इम्प्रेशन सनराइज नामक चित्र किस कलाकार का है? फर्स्ट नंबर पे है क्लाउड मोने, सेकंड पे है विंसेंट वान गो, थर्ड नंबर पे है एडवर्ड माने और फोर्थ नंबर पे है पियरे अगस्त रेनॉर। ठीक है, ये इम्प्रेशन सनराइज प्रभाववादी शैली, यूरोप की प्रभाववादी शैली जो इम्प्रेशनिस्ट जिसे कहा जाता है उसका फेमस चित्र है और इसके लिए जाना जाता है क्लाउड मोने को। ठीक है, इन आर्टिस्ट ने नेचर को, जो सनलाइट होती है उस पे फोकस, सब प्रभाववादी कलाकार मुख्य रूप से जो प्राकृतिक रोशनी होती थी और वो जो वस्तु पे पड़ती थी उसको फोकस करके ही काम करते थे। तो इसमें राइट आंसर है हमारा सॉरी क्लाउड मोने। ठीक है, एक बार मैं आपको एक दो पिक्चर भी दिखाती चलती हूँ यहाँ पे इम्प्रेशनिस्ट। आप लोगों को मोस्टली लोगों ने तो देखी होगी पर फिर भी एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये है प्रभाववादी शैली का चित्र है पहला। 8th नंबर का क्वेश्चन चलिए करते हैं। पिकासो पेंटिंग इज, पिकासो की पेंटिंग इनमें से कौन सी है? साइंस एंड चैरिटी, बीट फील्ड विथ क्रो, लंचन ऑन द ग्रास या ओलंपिया। पिकासो की इनमें से पेंटिंग पूछी गई है। अब इसमें से कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको इन तीनों आंसर, तीन ऑप्शन पता है कि हाँ ये तो इनका है या मतलब ये किसका है, अगर बाकी पेंटिंग्स पता है तो आप आंसर भी आसानी से लगा लेते हो। तो इसमें राइट आंसर है साइंस एंड चैरिटी, 1897 में था और ये पिकासो के जो प्रारंभिक कार्य थे, मतलब अर्लीस्ट वर्क जो थे उनके अर्ली पीरियड के, उस समय का ही ये है साइंस एंड चैरिटी। ऑयल पेंटिंग है ये। एक सेकेंड, पेंटिंग भी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये देखिए, ये पिकासो की है, इसके बारे में पूछा है। पेंटिंग जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं उससे रिलेटेड जितनी पेंटिंग्स हैं आप ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ते रहिएगा और मीडियम और किस ईयर में बना है या कहाँ पे संरक्षित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 9 नंबर पे चलते हैं। ब्लू राइडर समूह के किस प्रमुख सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट चित्रित किया है? फिर से ये पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है।
कि लेडी इन अ ग्रीन जैकेट किस आर्टिस्ट का है? ब्लू राइडर ग्रुप थे उसका, उसके आर्टिस्ट थे। पूछा गया है इनमें से कौन से हैं? अगस्त मैके, मैक्स बैकमैन, एडवर्ड मंक और फ्रांस मार्क। ठीक है, आप अपना आंसर इसमें से लगा लीजिए और मैच कर लीजिए। राइट आंसर है इसमें अगस्त मैके। ठीक है, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में इन्होंने काम किया है और 1913 1913 में ये पेंटिंग बनाई थी। मेरे पास ये देखिए, बहुत फेमस है ये, वुमन इन ग्रीन जैकेट। नेक्स्ट चलते हैं हम, 10th नंबर का क्वेश्चन है, एस्थेटिक से रिलेटेड है। अरस्तु टाइमलाइन। ठीक है, 384 टू 322 बीसी, 389 से 321, 390 से 329 और फोर्थ वन है 489 से 321। तो इसमें अरस्तु का टाइम लाइन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। राइट आंसर है 384 से 322। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिक ऑफ जजमेंट नामक पुस्तक किसकी है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट नामक पुस्तक किसकी है? कांट, डेविड होम, अरस्तु और प्लेटो। ठीक है, अरस्तु प्लेटो से रिलेटेड तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं एस्थेटिक में। उसके अलावा भी मतलब जो फिलोसफर हैं उनकी कौन सी बुक है, उनका कौन सा सिद्धांत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में। और मतलब जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको एस्थेटिक में भी बहुत ज्यादा मतलब इस फिलोसफर से रिलेटेड, उनकी बुक से रिलेटेड और जो फेमस है जैसे अरस्तु प्लेटो, उनकी तो पढ़नी ही पढ़नी है। और भी जैसे कांट है और फ्रॉयड है, इन लोग के बारे में भी आपको क्रोचे है पढ़ना है कि कौन सी बुक है, कौन सा इनका सिद्धांत है। इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के आता है। तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं इससे। राइट आंसर है इसमें कांट, फर्स्ट वाला इमैनुअल कांट। 12th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आर्ट टुमारो नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आर्ट टुमारो नामक पुस्तक के लेखक हैं जूलियस मैरी, ग्रेफ, जेम्स फ्रांसिस चेस्टल, सिमोन वेटसन टेलर, एडवर्ड लुइस स्मिथ। नाम इनके बहुत टफ टफ भी होते हैं कई बार। तो आप अपना राइट आंसर इससे मैच कर लीजिए। आर्ट टुमारो नामक पुस्तक के लेखक हैं हमारे एडवर्ड लुइस स्मिथ। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने जीवन में कभी भी धार्मिक चित्र नहीं बनाए हैं। ठीक है, 4 आंसर दिए हैं, विंसेंट विलियम वैन गो, पॉल गॉगिन, हेनरी माथिस और पॉल सेजा। तो आप इसमें अपना राइट आंसर देख लीजिए। इसमें राइट आंसर है हमारा विंसेंट विलियम वैन गो। इनको वैन गो ज्यादातर बोला जाता है, इनका पूरा नाम है विंसेंट विलियम वैन गो। ठीक है, वैन गो ने अपने जीवन में कभी भी धार्मिक चित्र नहीं बनाए और इन्होंने इतने चित्र बनाए और इनके जीवन काल में एकमात्र ही चित्र इनका कहते हैं बिका था। और इनके चित्रों की मतलब बाद में जब इनकी डेथ हो गई है उसके बाद ही इनके चित्रों की बिक्री हुई है, उसके पहले। और ये थोड़े से वैसे आर्टिस्ट भी माने जाते थे कि इनका थोड़ा मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। और इन्होंने अब बहुत फेमस फेमस चित्र भी बनाए हैं, सनफ्लावर भी इनका बहुत फेमस चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं, 14th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जॉन फ्लेक्समैन थे। जॉन फ्लेक्समैन थे, फर्स्ट है जर्मन, सेकंड है ब्रिटिश स्कल्पटर, थर्ड है फिलोसफर और फोर्थ है फ्रेंच पेंटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। राइट आंसर है इसका हमारा ब्रिटिश स्कल्पटर। ठीक है, नियो क्लासिज्म में इन्होंने काम किया था। 15th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के पहले महानिदेशक कौन थे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? फर्स्ट नंबर है प्यूपुल जयाकर, कपिला वात्स्यायन, डॉक्टर ग्रेस मोर्ले और फोर्थ है सी शिव रामा मूर्ति। ठीक है, फिर इसमें राइट आंसर लगा लीजिए। इसका है सी नंबर का डॉक्टर ग्रेस मोर्ले। 1935 से 58 तक ये रहे थे महानिदेशक। फिर है
16th नंबर का क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ यूरोपियन पेंटिंग? यूरोपियन पेंटिंग, फादर ऑफ यूरोपियन पेंटिंग किसको बोला जाता है? फर्स्ट नंबर का है एडोल्फ वॉल्डिंग, वॉल्टर सैटली, पियरे अगस्त रेनॉर और जियोत्तो। तो यूरोपियन पेंटिंग के फादर माने जाते हैं हमारे जियोत्तो। फिर है 17th नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्तियां, विचारक और चुंबन के निर्माता कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द फेमस स्कल्पचर्स द थिंकर एंड द किस? ये फेमस स्कल्पचर है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में। निकोली एबिलगार्ड, हंस वॉन एचन, डिर्क जैकोब्सन, अगस्त रॉडिन। ठीक है, रोदा, इसको रोदा भी बोलते हैं इंग्लिश में, अगस्त रॉडिन। तो इसका राइट आंसर मैच कर लीजिए, इसका डी वाला है अगस्त रोदा। 18th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द टीचर ऑफ लियोनार्डो दा विंची? लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, लियोनार्डो दा विंची के टीचर कौन थे, या कई बार ऐसे भी पूछता है कि किस आर्टिस्ट के अंडर में लियोनार्डो दा विंची ने अपना मतलब पेंटिंग सीखी या स्कल्पचर सीखा, इस टाइप से भी पूछते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आप मैच कर लीजिए। फर्स्ट नंबर है हमारा वासारी, सेकंड है सैंड्रो बोत्तिचेली, रैफेल और फोर्थ नंबर पे है वेरेच्चियो। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसमें आप, वेरेच्चियो से लियोनार्डो दा विंची ने सीखा था, वो उनके गुरु थे। 19th नंबर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच एनिमल ऑफन सिंबलाइजेस पीस इन आर्ट? फर्स्ट नंबर पे है डोग, सेकंड पे है डियर, थर्ड पे है पिकॉक और फोर्थ पे है बर्ड। ठीक है, तो मोस्टली किसको कर सिंबलाइज करते हैं पीस के लिए? तो इसमें राइट आंसर है हमारा डोग। इसको मोस्टली इंडियन पेंटिंग में भी बहुत जगह आर्टिस्ट ने इसका यूज किया है, इस पक्षी को। एक कबूतर की तरह ही दिखता है, डोग बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भिन्न प्रकार की रचना सामग्री के प्रयोग से कलाकार नवीन धरातली प्रभाव की सृष्टि करता है, इस प्रकार के धरातल को कहते हैं। ठीक है, ये आर्ट फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सबसे पहला है कल्पित या नवीन, सेकंड नंबर पे है उपलब्ध, थर्ड नंबर पे है संरचित और फोर्थ नंबर पे है अमूर्त। ये बोल रहा है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को या मटेरियल का यूज करके, और जो हमारा मतलब वो होता है धरातल होता है, टेक्सचर, उसमें हम इस तरीके से यूज करते हैं उसको, अलग अलग सामग्री और वस्तुओं को मिला के उसमें कुछ नवीन, कुछ नया उस धरातल का रूप दे देते हैं, तो उस धरातल को हम क्या कहते हैं? तो उस धरातल को बोलते हैं हम क्रिएटिव टेक्सचर, क्योंकि हमने उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाई, कुछ क्रिएटिव करके उसको एक नया रूप दे दिया। तो उसे नाम से ही क्लियर है, कल्पित या नवीन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव टेक्सचर। तो राइट आंसर आप लोग अपना यहाँ लगा लीजिए, कल्पित या नवीन। 21 नंबर पे चलते हैं। निगेटिव स्पेस होता है, निगेटिव स्पेस क्या होता है? निगेटिव स्पेस फर्स्ट नंबर का है आकृतियों के बीच का रिक्त स्थान, सेकंड नंबर पे है आकृतियों की छाया, थर्ड नंबर पे है आकृतियों का रंग। ठीक है, मैंने आर्ट फंडामेंटल पे तो डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इन सारी चीजों को भी पढ़ सकते हैं। मैंने निगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस, कलर्स, टेक्सचर, इन सब पे डिटेल वीडियोस बनाए हैं। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ आर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हर सब मतलब कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, फंडामेंटल ऑफ आर्ट से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो निगेटिव स्पेस पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा आकृतियों के मध्य का या बीच का जो रिक्त स्थान होता है, उसको बोलते हैं हम निगेटिव स्पेस। दो तरीके के स्पेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्पेस और एक होता है हमारा निगेटिव स्पेस। ठीक है, तो जो पॉजिटिव स्पेस होता है तो वो तो पर्टिकुलर वो हो गई जगह जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट या जो हमने मेन चीज बनाई होती है, और उस
ऑब्जेक्ट या उस जो चित्र होता है उसके बीच में कई बार जो दिखता है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, आसपास की जो जगह होती है, उस सबको हम बोलते हैं निगेटिव स्पेस। तो लिखा है ना, आकृतियों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं हम निगेटिव स्पेस। 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टिंट किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है, जब मूल रंग में काला रंग मिलाते हैं, जब मूल रंग में सफेद रंग मिलाते हैं, जब एक रंग में उसका विरोधी रंग मिलाते हैं, या जब मूल रंग में ग्रे रंग मिलाते हैं। तो टिंट पूछा गया है, ये आर्ट फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हम टिंट किसे कहते हैं, तो बता दे, आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। जब मूल रंग में हम कलर में हम सफेद रंग मिलाते हैं तो उसे टिंट कहते हैं। मीन्स इसमें जब कलर होता है और उसमें सफेद रंग मिलाते हैं तो वो एक हल्का या धुंधलापन आ जाता है। ठीक है, तो टिंट कहते हैं जब मूल रंग में सफेद रंग मिलाते हैं। 23 नंबर पे चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी शैली चित्रकला की चौर पंचासिका शैली से मिलती है। फर्स्ट नंबर पे है मेवाड़ शैली, दूसरे पे है किशनगढ़ शैली, फिर है जोधपुर शैली या बीकानेर शैली। तो राइट आंसर है इसमें हमारा मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली में चौर पंचासिका शैली से मिलती है। फिर चलते हैं हम 24 नंबर पे, अलंकार थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। भामा, वामन, कुंतक और क्षेमेंद्र। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आप अपना लगा लीजिए। राइट आंसर है इसमें हमारा, अलंकार की थ्योरी प्रतिपादित की थी भामा ने। ठीक है, ये अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग जो मतलब जैसे कुंतक की भी थ्योरी थी, क्षेमेंद्र की, और जो जैसे ध्वनि सिद्धांत है, रस सिद्धांत है, तो ये किसने प्रतिपादित किया, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर पढ़ते हैं 25 नंबर पे, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, नंबर 1 है 36, 37, 38 और 49। राइट आंसर आप लोग मिला लीजिए अपना। नाट्य शास्त्र में है हमारे टोटल 37 अध्याय। फिर है देखिए, भयानक रस किससे संबंधित रंग है। अलग अलग नाट्य शास्त्र में रस बताए गए हैं, जो उनमें से सबके स्थायी भाव है और सबसे संबंधित रंग है। कौन सा रंग किस रस से संबंधित है, ये सारी आपको डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी रस से संबंधित कई बार ऐसे पूछ लेता है घुमा के, कौन सा रंग किस कौन सा रंग किस रस से संबंधित है, या किसका कौन सा स्थायी भाव है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूछा है, भयानक रस से संबंधित रंग है ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और रेड। ठीक है, तो जैसा नाम से भी कुछ कई बार चीजें क्लियर होती हैं, जैसे भयानक रस है, यहाँ पे राइट आंसर हो गया हमारा ब्लैक। फिर चलते हैं 27 नंबर पे, आरोपवाद अथवा उत्पत्तिवाद, मतलब आरोपवाद और उत्पत्तिवाद एक ही नाम है, नामक सिद्धांत किसके हैं। भरत मुनि, सेकंड नंबर पे है भट्ट लोलट, फिर है अभिनव गुप्त, और फिर लास्ट में है शंकुक। ठीक है, यहाँ आप अपना आंसर मिला लीजिए। राइट आंसर है यहाँ पे भट्ट लोलट, आरोपवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भूली आर्ट कहाँ से संबंधित है। ठीक है, ये लोक कला है। भूली आर्ट पूछी गई है, कहाँ से संबंधित है, हिमाचल से, उत्तराखंड से, पंजाब से या बंगाल से। तो ये लोक कला है हमारी उत्तराखंड की। इसमें फिगर्स को बहुत मतलब जो बनाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी उसमें आइज वगैरह दिखाते हैं, ये वहाँ उत्तराखंड की ही लोक कला है। और वहाँ पे बहुत ज्यादा ये जब कुछ भी फेस्टिवल या होता है तो उसमें भी इन सब चीजों का बहुत महत्व है। तो राइट आंसर आप अपना लगा लीजिए यहाँ पे उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, ऐपन एक अनुष्ठानिक लोक कला है। ऐपन ऐपन पूछा गया है कि एक कहाँ की है लोक कला। फर्स्ट नंबर पे है हमारी उत्तराखंड के कुमाऊं, सेकंड है हरियाणा, फिर थर्ड है गुजरात और फोर्थ है बंगाल। ठीक है, तो ऐपन है हमारी
कुमाऊं से, उत्तराखंड के कुमाऊं से है। फिर है डू नॉट want to reproduce nature, I want to recreate it, who said it। ठीक है, ये इंग्लिश में ही लिखा है क्योंकि ये किसी का कथन है। जैसे कई बार जो कथन इस टाइप से किसी आर्टिस्ट ने कुछ कहा होता है, तो अगर इंग्लिश में कहा है तो वो एज इट इज इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ये कथन किसका है। ये आर्टिस्ट दिए हैं लियोनार्डो दा विंची का, मीरो, जॉन मीरो, गोया या सेजा का। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। ये कहा था सेजान ने। ठीक है, सेजान ने कहा था डू नॉट वांट टू रिप्रोड्यूस नेचर, आई वांट टू रिक्रिएट इट। फिर म्यूजिकल रॉक्स किस स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, म्यूजिकल रॉक्स पूछा है किस स्थान से प्राप्त हुई है। फर्स्ट है कुप्पल कर्नाटका, भीमबेटका, लास्को या पकमरले। ठीक है, तो इसमें आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। इसमें फर्स्ट वाला है राइट, कर्नाटक में कुप्पल नामक स्थान से म्यूजिकल रॉक प्राप्त हुई है। फिर 32 नंबर पे चलते हैं। अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट बुक रिटन बाय। बुक का नेम पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हैं। रॉय सी क्रेवन, अंजन चक्रवर्ती, पर्सी ब्राउन और ओसी गांगुली। इसमें से आपको एक चुनना है। इसमें कौन सा है राइट आंसर। तो इसका फर्स्ट वाला है हमारा रॉय सी क्रेवन, राइट आंसर है इसका। 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। फ्रांसिस बेकन अ ब्रश विद वायलेंस नामक मूवी किस सन में आई थी। ठीक है, ये फ्रांसिस बेकन के ऊपर मूवी है। ये ब्रश विद वायलेंस पूछा है किस सन में ये आई थी। 2019, 2018, 2017 और 2010। तो राइट आंसर यहाँ पे है 2017। 34 नंबर का है क्वेश्चन हमारा। लोटस टैंक किस गुफा में है। लोटस टैंक किस गुफा में है। अजंता, एलोरा, सितलवासल और बादामी। इंडियन आर्ट में जितनी भी गुफा चित्र है, जितनी भी केव पेंट आर्ट है, उसमें केव पेंटिंग्स है, उन सब के बारे में भी ये होता है कि कई बार चित्र, पर्टिकुलर चित्र के बारे में भी, जैसे अजंता में तो मोस्टली कई बार चित्र के बारे में ही पूछता है कि मरणासन राजकुमारी कहाँ है, या काली राजकुमारी का चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है, पद्मपाणी किस गुफा में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी जो और गुफाएं हैं, जैसे सित्तनवासल है, बाघ है, बदामी है, जोगीमारा है, इन सभी गुफाओं की भी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं और जो वहाँ के फेमस चित्र होते हैं, या किस वजह से वो इतनी प्रसिद्ध है, किस गुफा कौन सी नदी के किनारे है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो बच्चे यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो लोटस टैंक किस गुफा में है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सित्तनवासल। ठीक है, फिर 35 नंबर पे चलते हैं। सित्तनवासल गुफा में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, टेम्परा, सेकेंड नंबर पे है फ्रेस्को, फिर है वॉश और फोर्थ है हमारा रिलीफ। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे लगा लीजिए। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा फ्रेस्को टेक्निक से बनी हुई है। ठीक है, 2 तरीके से होता है ये, फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेको। फिर 36 नंबर पे चलते हैं हम। अ रेड ट्यूलिप फ्रॉम कश्मीर किस कलाकार की मुख्य कृति है। उस्ताद मंसूर, मनोहर, अबुल हसन और फोर्थ है ननकू। ठीक है, आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। उस्ताद मंसूर राइट आंसर है यहाँ पे इसका हमारा, उस्ताद मंसूर। 37 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। लीकिंग लाइंस समकालीन कलाकार की कृति है। लीकिंग लाइंस ये पूछा गया है किसकी कृति है। शिल्पा गुप्ता, रीना सैनी कल्लाद, अनीस कपूर एंड देन भारती खेत। तो राइट आंसर आप इसका लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है यहाँ पे रीना सैनी कल्लाद। ठीक है, ये आपको बता दें कि जितीश कल्लाद जो आर्टिस्ट हैं उनकी ही वाइफ है। इंस्टॉलेशन आर्ट बहुत अच्छा करती हैं। ठीक, मतलब जानी समकालीन जो
कलाकृतियां हैं और कलाकारों में इनका नाम जाना जाता है इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट है, हु इज द बेस्ट नोन फॉर हर लार्ज इंस्टॉलेशन एंड स्कल्पचर्स? रीना सैनी कल्लार, अनीस कपूर, शीला गौड़ा एंड जरीना। तो यहाँ पे बता दें हम कि अपने बिग इंस्टॉलेशन के लिए या लार्ज इंस्टॉलेशन और स्कल्पचर्स के लिए जानी जाती है शीला गौड़ा। ठीक है, इनके लिए कहा जाता है कि ये जैसे कि बहुत ही वैसी चीजों का यूज करती हैं जो घरेलू, जैसे और ये वो काऊ डंग का और ह्यूमन हेयर या कुमकुम पाउडर इस टाइप की वस्तुओं का यूज करके ये बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर और इंस्टॉलेशंस बनाती हैं। बेंगलोर से, बेसिकली बेंगलोर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका यहाँ पे आप लोग, शीला गौड़। फिर है आई इन द स्टॉर्म। ठीक है, आई इन द स्टॉर्म है जयंत गजेरा की। ये पूछा गया है कि किस मीडियम में बना है, सेरीग्राफ, इंटेग्लियो, पेंटिंग और डिजिटल आर्ट। तो इसमें राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, इसका राइट आंसर है हमारा इंटेग्लियो ऑन पेपर। 40 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। जो आकृति 8 समबाहु त्रिभुज से निर्मित होती है क्या कहलाती है? फर्स्ट है अष्टभुजाकार सूची स्तंभ, सेकंड है चतुष्फलक, थर्ड है अष्टफलक और फोर्थ है अष्टभुजाकार। ये मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे अब एलटी की तैयारी कर रहे थे, चंडीगढ़ का एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया था, वो जो एग्जाम आएगा उसमें ज्योमेट्रिकल आर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्रिकल आर्ट के भी रखे हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए कि जो आकृति 8 समबाहु त्रिभुज से निर्मित है उसे हम क्या कहेंगे? तो 8 समबाहु त्रिभुज से निर्मित होती है उसे हम बोलते हैं अष्टफलक। आप अपना राइट आंसर इसमें लगा लीजिए। मैं आपको एक बार अष्टफलक भी दिखा देती हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं अष्टफलक, फलक को ऑक्टागन। ठीक है, ये नाम भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 भुजाओं के कारण क्या बोलते हैं बड़ी आकृति को? अष्टफलक। और इसमें देखिए 8 समबाहु त्रिभुज है। एक सेकेंड, ये देखिए पिक्चर से, ये सारे त्रिभुज हैं 8 समबाहु, इनसे घिरे हुई आकृति है और इसको बोलते हैं हम अष्टफलक। नेक्स्ट चलते हैं हम 41 नंबर पे। यदि ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल कौन सी आकृति है? ईंट को ठोस कहते हैं तो फुटबॉल हमारी कौन सी आकृति है? फर्स्ट है हमारा खोखली, सेकंड ठोस, थर्ड है गोलाकृति या घनाकृति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ठोस। फुटबॉल भी हमारी कैसी है? ठोस। 42 नंबर पे चलते हैं। एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाना, आसमान बनाना, आधी बनाना या दुगनी बनाना। जब हम कोई टू डायमेंशनल मीन जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है तो उसका क्षेत्रफल मापा जाता है। तो जब हम कोई एक आकृति बनाते हैं एक क्षेत्रफल समान, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसे लंबाई है और चौड़ाई है, तो हमने कोई एक चित्र बनाया और उसी के बराबर हमें अगर दूसरा चित्र बनाते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, मीन्स लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्रफल होता है वो एक समान होता है। तो फर्स्ट वन हो गया इसका राइट आंसर कि एक समान क्षेत्रफल में भी उसको एक समान बनाते हैं। फिर है किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22/7 गुणे त्रिज्या, 22/7 को पाई बोलते हैं। फिर है सेकंड है 2 गुणे त्रिज्या 22/7, 2 गुणे त्रिज्या 22/7, 22/7 गुणे त्रिज्या मीन्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए 22/7 पाई आर स्क्वायर। फोर्थ वाला इसका सही हो गया। 44 नंबर का क्वेश्चन है किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर गुणन करने से क्या बनता है? ठीक है, आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं
और बोल रहा है कि अगर इसकी एक भुजा को हम मतलब केंद्र मान के जो हम घुमाते हैं चारों तरफ तो उससे क्या बनता है। यहाँ दिखाते हैं हम आपको। देखिए आयत है और इसकी एक भुजा से हम इसको घुमा के बनाते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेलन। ठीक है, तो क्या बनता है, बेलन बनता है। तो सी वाला हो गया यहाँ पे राइट आंसर। फिर है मानव आकृति का अनुपात उसके सिर के आकार का है 8.5 टाइम्स, 12 टाइम्स, 7.5 टाइम्स और 9 टाइम्स। तो जो एक आदर्श मानव आकृति का एक निश्चित अनुपात या निश्चित पैमाना बनाया गया है जिसके आधार पे ही हम फिगर ड्राइंग करते हैं, एक मतलब जो एक बेसिक हमारा है उसके हिसाब से पूछा गया है कि जो अनुपात है वो सिर के आकार का कितने गुना होता है। तो यहाँ पे हम आपको राइट आंसर बताते हैं जरा। ये देखिए ह्यूमन फिगर सर का 7.5 गुना अधिक होता है। ये देखिए एक जैसे आदर्श मानव शरीर की ये नाप है, अगर इसके बाद कई मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें अगर हम कोई देव पुरुष या किसी देवता से संबंधित आकृतियां बनाते हैं या कुछ मतलब महान आत्माओं की चित्र बनाते हैं तो उसमें हम उसको साधारण आकृति से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, पर जो एक निश्चित अनुपात है वो हमारा है नॉर्मल फिगर का है वो सर का 7.5 गुना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो गया सी वाला। फिर है 46 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ज्यामिति का जनक कौन है। फर्स्ट है हमारा अरस्तु, सेकंड है यूक्लिड, थर्ड है पाइथागोरस और फोर्थ है हमारा केपलर। यहाँ आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। यहाँ राइट आंसर है हमारा यूक्लिड। ठीक है, ज्यामिति के जनक कहे जाते हैं यूक्लिड। फिर है 47 नंबर का क्वेश्चन हमारा, चतुर्भुज के सभी 4 कोणों का योग है। चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग होता है, 4 भुजाएं होती हैं जिसमें उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। एक सेकंड में आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, अलग अलग चतुर्भुज होते हैं जैसे नियमित, अनियमित, समलंब, समद्विबाहु, ये अलग अलग होते हैं चतुर्भुज। तो इसमें से पूछा गया है हमारे लिए, तो इनके चारों कोणों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें चारों कोणों का योग हो गया हमारा 360 अंश। एक बार पिक्चर इसलिए दिखा देते हैं कि आपको थोड़ा पिक्चर से और क्लियर तुरंत समझ में आ जाता है। तो 360 अंश के होते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तिरछी अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त होता है। जो इटैलिक लेटर्स होते हैं उनमें पूछा गया है कि चारों रेखाओं के बीच जब हम लिखते हैं उसको ज्यामिति में तो कितना अनुपात रखना उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया राइट आंसर 2:3:2। 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसी समपंचभुज का अंतः कोण होता है। समपंचभुज मीन्स अब जिसकी 5 भुजाएं होती हैं तो उसको हम बोलते हैं समपंचभुज। ये सारी चीजें तो मोस्टली सभी लोग को पता होंगी कि 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज, 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज। ठीक है, ये देखिए इसको बोलते हैं हम पेक्टागन। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। ठीक है, इनके अंतः कोणों का योग होता है 108 अंश। हो गया हमारा डी वाला राइट आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग क्या है। ठीक है, 360 अंश, 120 अंश, फिर है 180 अंश और फिर लास्ट है हमारा 280 अंश। ठीक, तो ये आपको क्लियर कर दे कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो होते हैं हमारे 180 अंश के। ठीक है, और जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। तो ये हमारे फ्रेंड्स आज के 50 क्वेश्चंस थे। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आपके लिए मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको जो भी बच्चे और तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी पीजीटी का इस समय बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, DSSB की भी और हायर की भी, सारे ही एग्जाम अब आने वाले हैं बैक टू बैक। सब
आएंगे और उसके बाद एलटी का भी एग्जाम आएगा। तो सभी के लिए हम अब कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए। उसके अलावा जो और भी एग्जाम्स हुए हैं पहले, उसके जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो भी आपको अलग अलग स्टेट के जहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चंस के भी आइडिया लगते हैं कि क्वेश्चन कैसे हर जगह के घुमा के भी पूछे जाते हैं। और उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो भी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में कभी भी रिपीट भी हो जाता है और क्वेश्चन का लेवल भी हमें पता चलता है। मैं टीजीटी पीजीटी की भी पेपर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पेपर आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।